Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to discuss to study the elasticity of demand जिसका परसेंटेज मेथड हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इसका जो है जियोमेट्रिक मेथड। दो मेथड थे, परसेंटेज मेथड, उसी का एक रूप था प्रोपोर्शनेट मेथड। अब उसके बाद आता है जियोमेट्रिक मेथड। ये भी प्रोफेसर मार्शल द्वारा ही दिया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कुछ बातें पहले बता दें आप इसको समझाने से पहले, किस प्रकार से ये करते हैं, किस प्रकार से इसका काम करते हैं। इसकी कुछ बातें जो है, पहला ये है कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, पहले इसके कुछ नाम बता दें आपको, जैसे कि ग्राफिक मेथड कहते हैं, पॉइंट मेथड कहते हैं और आर्क मेथड कहते हैं। मतलब इसको तीन नामों से और जानते हैं, ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। दूसरा बात यह है कि जब इनफाइनेटली स्मॉल चेंज प्राइस एंड डिमांड में होता है तो ये जियोमेट्रिक मेथड जो है वो यूज किया जाता है। ठीक। तीसरा यह है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ईडी, इस जो फिगर बनाया हमने, समझाते हैं भी आपको, अलग अलग पॉइंट पे जो है एक ही डिमांड कर पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है और उसी एक डिमांड कर पर लाइन पर जो है उसके सारे जो है उसको पॉइंट्स जो है शो किए जाते हैं। अलग से डिमांड कर बार बार नहीं बनती इस पे करके। फिर अगला ये है कि इन ऑर्डर टू मेजर ईडी एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट, कहते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व, जो ये बना हुआ है लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व इज डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। जो लोअर पोर्शन है उसको अपर पोर्शन से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको जो है इसके बारे में, इसकी इलास्टिसिटी जो है हम कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इसके बारे में और बातें कही जा रही करके। कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि ध्यान देनी चाहिए करके, बात में थोड़ी चीज़ें जो है वो निकल ना जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम ध्यान दें। तो किस प्रकार से इसको, चूँकि ग्राफिक मेथड है, जियोमेट्रिक मेथड है, तो इसको जो है इस प्रकार से फिगर में जो है ना, कर्व के माध्यम से हम इसको शो करते हैं। यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इक्वल टू जो है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, जिसे एलएस कहते हैं, अपान अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यूएस। ये इसका फार्मूला है। इसी से कैलकुलेट करके जो है उसको निकालते हैं। अब हम, ये फिगर बना है जिसमें अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट कैसे होता है, कैसे शो करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे दिखता है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमने बनाया हुआ है, ये ओ वाई पर जो है हमने प्राइस शो किया है और ओ एक्स पर हमने जो है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड शो किया है। ठीक। ये डिमांड कर्व है, ये डीडी रेखा है। ठीक है। बीच का हमने पॉइंट लिया है एन बिंदु, एन पॉइंट ये जो है। ठीक। इसका जो ऊपर का पोर्शन वो अपर सेगमेंट कहलाएगा और उसका जो एन से नीचे का पोर्शन है वो लोअर सेगमेंट कहलाएगा। अपर सेगमेंट हम कह सकते हैं एनपी, ठीक, और जो लोअर सेगमेंट है वो एन क्यू है। अब इसको, अगर इसको फार्मूले में रखें यहाँ पर, एन पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करें, गणना करें, तो किस प्रकार से बनेगा। इलास्टिसिटी एट पॉइंट एन पर क्या होगा, इक्वल टू एन क्यू लोअर सेगमेंट ऊपर की ओर अपान एन पी, आपका जो है ये एन पी जो है आपका जो है ये अपर सेगमेंट। तो इस प्रकार से लोअर सेगमेंट को जब अपर सेगमेंट से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो वो जो संख्या, वो जो आता है, डेटा आता है, जो कैलकुलेशन आता है, उसकी गणना आती है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस प्रकार से जो है पॉइंट होती है। और ये एन पॉइंट जो है ये डिमांड रेखा पर जो है ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिमांड में, अलग अलग प्रकार से, जहाँ जिस प्रकार से इलास्टिसिटी होगी उस कमोडिटी के बारे में, उस प्रकार से ये पॉइंट जो है शो करता है।
अब इसको हम दूसरे फिगर पे देखते हैं, बना के देखेंगे कि किस प्रकार से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं और किस प्रकार से ये जो है हमको दिखाई पड़ता है कि ये कितनी है, थोड़ी सी है कि बहुत थोड़ी सी है, कि बिल्कुल नहीं है, कि बराबर की है, कि बहुत ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा है, या इनफाइनाइट है। तो इस चीज़ को जो है हम दूसरे फिगर से समझते हैं। इसके पहले अभी हमने देखा कि किस प्रकार से लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के ऊपर हमने फिगर देखा था। अब हम देखते हैं कि उसी डिमांड कर्व पर जो है कितने पॉइंट्स जो हैं, कितने पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसके 5 पॉइंट्स जो है करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, इस पे जो है 5 पॉइंट्स जो है वो बनते हैं। अब वो 5 पॉइंट्स कौन बनते हैं, पहले हम वो नाम देखते हैं, उसके बाद में फिगर को उसको समझते हैं। ठीक, तो पहला बनता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जो है पॉइंट ई, ईडी इक्वल टू 1। दूसरा बनता है हाईली इलास्टिक डिमांड, पॉइंट ए पर बनता है। पॉइंट ए कहाँ है आपका, ये ऊपर जो है, जो होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तीसरा पॉइंट बनता है लेस इलास्टिक डिमांड, ये पॉइंट सी पर बनता है। पॉइंट सी कहां पर है, पॉइंट सी यहां पे है। ठीक, तो ये होता है जो सी पर बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 से कम। फिर चौथा पॉइंट बनता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसे कहते हैं ईडी इक्वल टू इनफाइनाइटली, जो फिगर बनता है ई पर बनता है। और जो पांचवा बनता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, वो फिगर पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे बनता है, यहां बिंदु बना जो ईडी इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये 5 पॉइंट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस डिमांड कर्व पर शो होते हैं, और इसी 5 पॉइंट्स पर जो है इनको मेजर किया जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार से फिगर में शो होता है और इसका किस प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जो है दिखाई पड़ रहा है कि ये तरीका जो है ये ठीक तरीका है, ये सही तरीका है मेज़र करने का। इससे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नापने की जो है, मेज़र करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पे हमने ओ वाई पर वही फिगर है, प्राइस को दिखाया है, और ओ एक्स पे हमने डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया है करके। डिमांड रेखा वही हमारी बनी हुई है जो बनी थी करके वहाँ पे। अब उस पर हमने पिछले फिगर में हमने सिर्फ एन पॉइंट लिया था, क्योंकि हमको वहाँ पे आपको बताना था अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि बी के ऊपर जो पॉइंट है, ऊपर का जो पोर्शन है वो अपर सेगमेंट है, और जो बी के नीचे का जो पोर्शन है वो लोअर सेगमेंट है। अब इस पे किस प्रकार से 5 पॉइंट्स स्टैंड करते हैं हम इसको अब देख रहे हैं। तो पहला जो हमने कहा कि पहला जो है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है, एट द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व बी जो है द लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट। यहां पर क्या है, जो लोअर सेगमेंट है बी से लेके डी का जो एरिया है और बी से लेके जो ए का एरिया है वो इक्वल है, बराबर है। तो यहां पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ईडी इक्वल टू 1 है। मतलब कि अगर इसको हम परसेंटेज मेथड समझे तो हम ये समझेंगे कि जितने परसेंट जो है रेट गिरेगा उतने परसेंट का जो है डिमांड में वृद्धि होगी, या जितने परसेंट रेट बढ़ेगा उतने परसेंट डिमांड में कमी आएगी, इक्वल टू ए। अब दूसरा इसमें आता है हाईली इलास्टिक डिमांड, ईडी ग्रेटर देन 1। कहता है एट एवरी पॉइंट एबव द मिड पॉइंट, ऊपर का जो पोर्शन है मिड पॉइंट, ये हमने लिया हुआ है करके ए। अब ए कहां है, बी के अपर सेगमेंट पर है, अपर सेगमेंट पर जो है। ठीक है, तो जो ऊपर का पोर्शन है बी से लेके ई के बीच में, बी से लेके एक ई के बीच में जो है ये ए पॉइंट है, जो कि हाईली इलास्टिक डिमांड को जो है वो शो करता है। इसमें क्या है कि जो लोअर सेगमेंट है
ए से लेके डी तक का जो सेगमेंट है वो बड़ा पोर्शन है, और जो ए से लेके ई तक का अपर सेगमेंट है वो छोटा पोर्शन है। ठीक है, तो जब हम फार्मूले पे LS अपान यूएस जो हमने फार्मूला लिखा है, ईडी लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपान अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, तो जो लोअर सेगमेंट है वो बड़ा है, अपर सेगमेंट जो छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर जो है क्या आएगा, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ये आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आपका तीसरा जो आता है लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब कम लचक वाली डिमांड जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग, उसका क्या है, वो पोर्शन कहां पे आता है, सी बिंदु पे आता है। सी कहां पे है, जो बी से डी का लोअर सेगमेंट है उसके बीच में आता है, जो बी से डी का लोअर सेगमेंट है उसके बीच में आता है, तो यहां पे डी आता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जब सी बिंदु पे आएंगे तो इसका यहां से अपर पोर्शन जो है वो बड़ा है, सी से लेके ई तक का जो एक पोर्शन है या एरिया है, और सी से डी तक का जो एरिया है, जो लोअर सेगमेंट है वो छोटा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, लेस देन 1 आपका यहां पे होगा, जो हमने लिखा है यहां पे लेस इलास्टिक डिमांड, कम लचकदार जो है, मांग में कम लचक है, मतलब कम असर पड़ रहा है, रेट की तुलना में मांग में कम असर पड़ रहा है। अब उसके बाद जो तीसरा आता है, चौथा पॉइंट आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है, जो बिंदु आता है ई पॉइंट पे आता है, ई पॉइंट पे आता है। हमने बताया आपसे कि बी हमारा मिड पॉइंट है, बी का जो नीचे का पोर्शन है वो लोअर सेगमेंट कहलाता है, ऊपर का सेगमेंट जो है वो अपर सेगमेंट कहलाता है, पर यहां पे हम ई पॉइंट पे आ रहे हैं जिसे इनफाइनाइटली कहते हैं, तो यहां पे ये चीज है। अब इस कंडीशन में क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, कहता है लाइक पॉइंट ई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइटी बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज नो अपर सेगमेंट, क्योंकि उसके ऊपर अपर सेगमेंट है ही नहीं है, फिगर ही खत्म हो गया यहां पर। तो ये सबसे ऊपर का पोर्शन पॉइंट है, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं हो सकता, इसे इसलिए इनफाइनाइट कहा गया है। तो यहां पर जो कह रहा है कि इसका जो है कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक, अब चौथा पॉइंट जो आता है आपका, पांचवा पॉइंट सॉरी, आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब वो फिगर वो कहां पे आता है, वो आता है डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पे वही कंडीशन है, वो एक्सट्रीम जो है वो ऊपर का पोर्शन है, और जो डी है वो सबसे लोएस्ट पोर्शन, उससे नीचे कोई पोर्शन ही नहीं है, वहां पे फिगर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उसे कहेंगे ईडी इक्वल टू 0। यहां पे क्या है कि डी का सारा पोर्शन जो ऊपर का है, डी के ऊपर सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब इसके नीचे का जो है लोअर सेगमेंट कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, इस प्रकार से यहां पे जो ईडी जो है इलास्टिक 0 है, कोई लचक नहीं है यहां पे करके। इस प्रकार से जियोमेट्रिक मेथड में ये जो आपको जो ग्राफिक मेथड जिसे कहा गया, आर्क मेथड जिसे कहा गया, पॉइंट मेथड जिसे कहा गया, उस पर इस प्रकार से हम शो करते हैं। और जब हम इसको नंबर दे देंगे, कोई 2, 4, 10, 20, 50 जो भी नंबर देंगे, और उससे अब हम काटेंगे, उसका जो डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे वो फिगर में आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से हमने आपको बताया जियोमेट्रिक मेथड में, बताया पहले हमने आपको पॉइंट बताया कि अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट क्या होता है, फिर हमने बताया कि इस पे जो 5 पॉइंट्स बनते हैं, बीच का पॉइंट है, ऊपर के 2 पॉइंट ईडी इक्वल टू 1 है, उसके ऊपर ईडी ग्रेटर देन 1 है, फिर उसके ऊपर ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, और नीचे का जो है ईडी लेस देन 1 आएगा, नीचे के पोर्शन आएंगे, और फिर और नीचे आएंगे, लोएस्ट आएगा तो ईडी इक्वल टू 0 हो जाएगा करके। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है इस चीज को यहां पे हमने देखा। अब हम देखते हैं यहां पर कि किस प्रकार से जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या है आपस में, किस प्रकार से ये काम करते हैं, अब हम समझने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अभी हमने 5 पॉइंट्स समझे, जो 5 पॉइंट्स जो बनते हैं उस पर जियोमेट्रिक मेथड पर।
अब हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर को समझने जा रहे हैं कि प्राइस में चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर जो पब्लिक कुल मिला के एक राष्ट्र में, एक स्टेट में, एक नेशन में करती है, कुल मिला के टोटल, वो क्या असर पड़ता है। तो इस पर 3 पॉइंट जो है वो बताए गए हैं और उसी पर जो इसका अध्ययन होता है। उसी 5 पॉइंट में से 5 पॉइंट्स बताए थे, उसमें से 3 पॉइंट जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। कौन से पॉइंट हम देखते हैं। पहला है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, पहला पॉइंट। ईडी इज ग्रेटर देन 1। दूसरा पॉइंट है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने 5 पढ़े तो उसमें से 3 पर जो है टोटल एक्सपेंडिचर को जो हम कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं कि क्या असर पड़ता है किस कंडीशन पे, तो वहां पे जो है हम इसको देखें। आज कहता है द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द डिमांड ऑफ द गुड आर इनवर्सली रिलेटेड। अपोजिट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है, तो इसमें अपोजिट या इनवर्स रिलेशन होता है। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस डिटरमाइंस द चेंज इन एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। जब प्राइस चेंज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर पब्लिक कुल खर्च करती एक पार्टिकुलर कमोडिटी पर, वो चेंज होता है। वो किस प्रकार से चेंज होता है, या चेंज होता है कि नहीं होता है, या कितना ज्यादा चेंज होता है, कितना कम चेंज होता है, तो 3 जो पॉइंट है यहां पे आता है। तो पहला जो आता है आपका, वो आता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। कहता है व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जब प्राइस गिरता है कमोडिटी का, रिजल्ट क्या होता है, इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर पब्लिक जो है ज्यादा खर्च करती है, मतलब कि चीजों के दाम कम होने पर पब्लिक जो है इस कंडीशन जो पढ़ रहे हैं, पहली कंडीशन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 में, पब्लिक जब दाम गिरता है तो पब्लिक जो है उस पार्टिकुलर कमोडिटी पर अपनी आमदनी का ज्यादा भाग खर्च करती है। ठीक, तो इस प्रकार से, और इसका उल्टा भी होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, और जब प्राइस बढ़ता है तो पब्लिक जो है कम खर्च करती है, टोटल एक्सपेंडिचर कम करती है। इट मींस, इसका मतलब होता है इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड जो है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो हाईली इलास्टिक डिमांड है उसमें प्राइस और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अपोजिट डायरेक्शन बढ़ता है। प्राइस नीचे आएगी, डिमांड ऊपर जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी, टोटल एक्सपेंडिचर नीचे आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये है। अब इसी का जो सेकंड है वो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये क्या कहता है, व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक, कम लचकदार है। ठीक है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब दाम गिरता है सामान का तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कुल मिला के पब्लिक करती है देश की, राष्ट्र की, स्टेट की, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आपकी जो कमोडिटी है वो इन इलास्टिक डिमांड के नेचर की है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब कि सीधा संबंध होता है। प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस घटता है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जाता है। ये इन इलास्टिक कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से है। तो अब जो तीसरा आता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ये क्या है, व्हेन डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक ए फॉल एंड राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज टोटल एक्सपेंडिचर। जो दाम में गिरावट है सामान के प्राइस में, या प्राइस में जो बढ़त है, उसका जो है टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदमी जो है जब ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसका टारगेट फिक्स होता है, इसमें उसका बजट फिक्स है, भैया इस सामान पर हम 500 रुपये खर्च करेंगे महीने में।
अगर सस्ता रहेगा तो ज़्यादा खा लेंगे और महंगा रहेगा तो कम खाएंगे, किंतु 500 रुपये ही खर्च करेंगे। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पर जो पब्लिक है, जनता है, लोग हैं, हम लोग हैं, कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो फिक्स रखता है हम 500 करेंगे, महंगा होगा तो कम अनुपात में, कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, और सस्ता होगा ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे। इस प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर में जो है रिलेशनशिप जो टोटल एक्सपेंडिचर की है इलास्टिक प्राइस इलास्टिक डिमांड की, वो 3 स्टेप में है। इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, जब पब्लिक ज़्यादा खर्च करती है दाम गिरने पर, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है टोटल एक्सपेंडिचर में और प्राइस में। दूसरा क्या है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1, इसमें उल्टा है, अगर ज़्यादा महंगा सामान होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा तो एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और प्राइस नीचे घटेगा। और तीसरी कंडीशन है इलास्टिक इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें क्या है कि इसमें इस क्वांटिटी के बारे में जनता का माइंड मेकअप होता है, कंज्यूमर का, कि हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये खर्च करेंगे, उसने में ही जय किलो आएगा ले लेंगे, या जय मीटर, जितनी क्वांटिटी आएगी, हम क्वांटिटी को कम ज़्यादा करेंगे, किंतु बजट हमारा इस पर जो है फिक्स है कि हम 1000 रुपये, 500, 2000 रुपये ही खर्च करेंगे। इस प्रकार से हमने जो है आपको दोनों मेथड, परसेंटेज मेथड और जियोमेट्रिक मेथड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को नापने के बताए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।